इसका टाइटल है ये रिकंस्ट्रक्शन का, वो ये है मीन्स एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड अशोका द ग्रेट। और ये टॉपिक टाइटल का आज का जो ये थीम है, दैट इज द हार्ट ऑफ दिस होल 5 चैप्टर्स, व्हाई एंड हाउ अशोका द ग्रेट इज रिलेवेंट इन 21st century। तो विल सी कि how the relevancy of Ashoka the Great in 21st century। पहले ही डिस्कस किया है कि अशोका द ग्रेट आफ्टर ये कलिंगा वॉर जो था, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट था। और मींस तब से एक रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, और वो रिकंस्ट्रक्शन से लेके मींस लास्ट मोमेंट तक ही कंटिन्यूड दैट रिकंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन एज अ व्यक्ति करके। और जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ उनके अंदर, वो खुद वो जिए अंदर से, और वो अपनी प्रजा को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अनेक माध्यमों से वो प्रजा को देने की पूरी कामयाब कोशिश की, और एक वेलफेयर स्टेट डेवलप किया। और वो तो 3 प्रतिज्ञाएं थी, वो तो हमने कल देखी है। और ये कलिंगा वॉर एक टर्निंग पॉइंट वाज इन his life and the history of world, we can say in the history of world। सहकारियों, पहला जो टॉपिक है एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल्स, एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल। हमने जो भी पीबीएसपी के पांचों के पांचों जो चैप्टर्स है, एजुकेशन, थिंकिंग स्किल, कोऑपरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, ये सब टॉपिक्स अशोका से आए हैं। द ओरिजिन, द सोर्स ऑफ दिस इज अशोकाज कंसेप्ट। सहकारियों, अशोका का कंसेप्ट है व्यक्ति का निर्माण करना, व्यक्ति का निर्माण, इंडिविजुअल क्रिएशन। और ये इंडिविजुअल क्रिएशन कैसे होगा? वो है शिक्षा प्रणाली के साथ, शिक्षा से, एजुकेशन से। और एजुकेशन कंप्लीट होगा तभी जब उसके साथ अटैच होगी थिंकिंग स्किल, थिंकिंग स्किल, और उसी के साथ मॉरल वैल्यूज, उसी के साथ मॉरल वैल्यूज। तो ये एजुकेशन जो थी उस समय, तो अशोका ने आफ्टर कलिंगा वॉर, ये कलिंगा युद्ध होने के बाद हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय की स्थिति क्या होगी। मींस एक अगर राजा एक ये युद्ध के कारण ये 3 प्रतिज्ञाएं लेता है कि मैं युद्ध नीति का त्याग करता हूं, प्रजा, और वो युद्ध का कारण क्या था कि मींस उस समय जो राजाएं थे अपना व्यापार वृद्धि के लिए अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, और उसी के कारण अशोका ग्रेट इन्होंने भी अपना व्यापार वृद्धि के कारण जितना उनको भाग चाहिए था रीजन ऑफ दैट उस जिसका कलिंगा का, उतना ही अपने पास लिया और बाकी का उन्होंने छोड़ दिया था। तो उसके बाद इन्होंने ये 3 प्रतिज्ञाएं ली। लेकिन उस समय की अगर स्थिति हम सोचने की कोशिश करेंगे, तब उन्होंने एक वेलफेयर स्टेट डेवलप करने का सोचा, एक संकल्प लिया ये 3 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से, और वो संकल्प था वेलफेयर स्टेट। और उसी की शुरुआत उन्होंने एजुकेशन से की, उसी की शुरुआत उन्होंने एजुकेशन से की। तो एजुकेशन हमने देखी है कि एजुकेशन चैप्टर में 3 प्रतिज्ञाएं दोहरा दीजिए। ओके सर। वो 3 प्रतिज्ञाएं ऐसी थी सहकारियों, पहली कि ये मैं युद्ध नीति का त्याग करता हूं, यानी कि मैं कॉन्फ्लिक्ट का त्याग करता हूं, उस टेंडेंसी का, उस प्रवृत्ति का त्याग करता हूं। सिर्फ युद्ध का ही नहीं है, जिसके कारण युद्ध हो सकते हैं उस नीति का ही त्याग करता हूं, कॉन्फ्लिक्ट का त्याग करता हूं। दूसरी प्रतिज्ञा ये थी, मैं विषमता या बेमनुष्यता का ये नीति का त्याग करता हूं। और तीसरी मीन्स जिसके कारण ये बेमनुष्यता बढ़ती है, बेमानुष्यता है, वो उस नीति का मैं त्याग करता हूं। और तीसरी प्रतिज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समस्त मीन्स जन कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए, उनकी प्रगति के लिए जो भी कुछ मैं मिस करना चाहता हूं, उसके लिए मैं मेरी प्रयत्नों की पराकाष्ठा करूंगा। डिलिबरेट एफर्ट्स एंड थॉटफुल पेन यहां आते हैं। और ये एक
कलिंगा युद्ध के बाद ये 3 प्रतिज्ञाओं से हमें समझता है कि ये बड़ा दृढ़ संकल्प है, और वो दृढ़ संकल्प रिकंस्ट्रक्शन से ही आया है, और वो दृढ़ संकल्प उन्होंने पूरे जीवन भर निभाया है। और वो जीवन भर निभाने हुई है। अगर हमने देखा है कि लाइफ इज अ रिन्यूअल प्रोसेस, कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन, पल पल रिकंस्ट्रक्शन करते गए, और उसके अनुसार वो अपनी प्रजा को वो रिकंस्ट्रक्शन बताते गए, और प्रजा ने उसे फॉलो भी किया, इंप्लीमेंट किया। और ये इसी की शुरुआत कहां से होती है सहकारियों? इसी की शुरुआत होती है एजुकेशन से, शिक्षा से। और एजुकेशन हमें पहले उन्होंने उस समय या उनके पहले भी इन एशियन इंडिया 19 या 12 ऐसे विद्या के अलग अलग प्रकार बनाए हैं। हम ज्यादा सखोल डिटेल चर्चा, मुख्य तौर से 4 प्रकार की विद्याएं थी: त्रयी, वार्ता, दंड और ये अनविकसिकी विद्या। त्रयी, वार्ता, दंड नीति और ये अनविकसिकी विद्या। सहकारियों, ये अनविकसिकी विद्या, इसका अगर हम थोड़ा इसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसको अलग अलग करके देखेंगे। अनविकसिकी, ये मैं पढ़ रहा हूं: प्रदीप सर्व विद्यानामुपाय सर्व कर्मानाम आश्रय सर्व धर्मानः शश्वत दानविकसिकी मता। यानी कि ये, इसकी खासियत क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये हमें चिंतन मनन करने की विशेषता देती है, वो पावर एलिजिबिलिटी देती है, वो सामर्थ्य देती है, और उसके कारण ये सभी प्रश्नों का एक हमें सॉल्यूशन ढूंढने में मदद देती है, हमें इफिशिएंट बनाती है, और सभी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए हमें काबिल बनाती है। और इसी के कारण ये विद्या मीन्स जमानों तभी से लेके आज तक सभी विद्याओं का प्रदीप मानी जाती है। लाइट ऑफ ऑल फैकल्टी ऑफ साइंसेस, लाइट ऑफ ऑल फैकल्टी ऑफ साइंसेस। और ये मीन्स जो कौटिल्य नीति यानी कि विष्णुगुप्त जिसे हम कहते हैं, उन्होंने ये अर्थशास्त्र में ये विद्या का डेफिनेशन दिया है, ये विद्या के बारे में चर्चा की है। और ये विद्या सब विद्याओं का प्रदीप है। आफ्टर अशोका, भद्रथ की हत्या के बाद ये विद्या हमारे लिए बंद कर दी गई, शिक्षा बंद कर दी, और जिसका कारण हमारा आज का करंट सिचुएशन है सहकारियों। और ये अशोका द ग्रेट, इन्होंने शिक्षा का मूल्य समझा, महत्व समझा, और उसके कारण उन्होंने वो शिक्षा ली और अपनी प्रजा को पूरी तरह से एज अ फादर, एक पिता जैसे अपने संतानों की देखभाल करता है, केयर करता है, उसी के मीन्स उसके जैसे ही उन्होंने अपनी प्रजा को जो कुछ वो दे सकते थे वो देने की पूरी तरह से अपनी प्रयत्नों की पराकाष्ठा की, और वेलफेयर स्टेट बनाया। तो ये कैसे बनाया? तो इसी की शुरुआत तो उन्होंने एजुकेशन से की। सिर्फ एजुकेशन का मतलब एजुकेशन विथ थिंकिंग स्किल। हमने देखा है एजुकेशन इज इक्वल टू नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग। जब तक थिंकिंग नहीं आती है तब तक एजुकेशन, ये जो प्रक्रिया है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं हमें मिल सकती है। और इसीलिए अनविकसिकी विद्या, अशोका दी ग्रेट, इन्होंने सब लोग इक्वल टू ऑल, ओपन टू ऑल, और वो यूनिफॉर्म की। ऐसा नहीं कि राजा के मीन्स पुत्र है तो उनके संतान है तो उनके लिए अलग विद्या, अलग तरह की, और अगर बाकी की प्रजा उनके संतानों के लिए, पुत्रों के लिए अलग, ऐसा नहीं था। अलग अलग विद्या थी, और उसका यूनिवर्सल सभी जगह पे जितना उनका एम्परर था, साम्राज्य था, सभी लोकेशंस पे वो विद्याएं उन्होंने देने की पूरी कोशिश की। और सहकारियों, इसका अगर हम अर्थ देखना चाहेंगे, अनविकसिकी, अगर हम अनु प्लस वी, पहला वी प्लस इक्सिकी, अनु मतलब मुड़कर देखना, मुड़कर बार बार देखना, वी का मतलब विशेष, और इक्सिकी का मतलब है देखना। मीन्स हम जब मुड़ कर बार बार खुद को देखते हैं, इसका मतलब हम खुद का अनुभवों का सेल्फ ऑपरेशन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अनविकसिकी, उसे बोलते हैं अनविकसिकी। इसके साथ ये त्रयी मीन्स 3 वेदों का ज्ञान, उसके बाद ये वार्ता का मतलब था उस समय कृषि, पशुपालन, ये वो अर्थशास्त्र,
ऐसी विद्या, और न्याय शास्त्र यानी कि दंड नीति का मतलब था मीन्स न्याय शास्त्र। ये चारों प्रकार की विद्या थी, और उसमें लैंप मीन्स लाइट या प्रदीप विद्या मानी जाती थी अनविकसित की विद्या। ये अशोका द ग्रेट, महान अशोका ने सबके लिए खुली की, और वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई, अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। आज अगर हम देखते हैं कि इन करंट सिचुएशन नेशनल पॉलिसी, एजुकेशनल पॉलिसी की हमारी अपॉर्चुनिटी क्लोज की जाती है, हमारे वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट मीन्स वो उसके द्वार बंद कर दे दिए हैं। और आज तक वहां से सोचते हैं, आज तक देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि उसमें कहीं भी थिंकिंग स्किल या अनविकसित की विद्या का नामो निशान नहीं है। इसीलिए हमारा एजुकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है सरकारी। दूसरा, कोऑपरेशन क्रिएटिंग बहुजन समाज बीइंग गवर्निंग कम्युनिटी मीन्स अशोका द ग्रेट, इन्होंने पूरे समाज में ये जब एजुकेशन दिया, उसके थिंकिंग स्किल भी दी, उसके बाद मीन्स लोगों का एक व्यक्ति निर्माण हुआ, एक इंडिविजुअल क्रिएशन हो गया, लोग क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ रहे, एक सृजनशीलता की तरफ बढ़े। और जब ये ऐसा हुआ तब ये कोऑपरेशन लोगों के अंदर डेवलप हुआ। वो एक जगह पे अशोका के अगर हमें स्टडी करना है, उनको और जानने की कोशिश करना है, डेप्थ में जाने की कोशिश करना है, तो सिर्फ एक में ही मार्ग है, वो है शिलालेख। अगर हम उनके शिलालेखों से स्टडी करते हैं, अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, गंभीर अध्ययन जिसे हम बोलते हैं, वो गंभीर अध्ययन हमें अशोका के पास पहुंचाता है, तब जाके हम समझ सकते हैं अशोका को। तो ये कोऑपरेशन मीन्स एक सहकारिता, और ये कोऑपरेशन कॉमन पर्पस, जब लोग इकट्ठा आते हैं फॉर टू कंप्लीट फुलफिल करने के लिए अपना कॉमन पर्पस, समाज हित ध्यान में रखकर, उसे हम सहकारिता बोलते हैं, कोऑपरेशन बोलते हैं। और ये सहकारिता कब डेवलप होगी? जब हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर ये कोऑपरेटिव वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स जब हम इंप्लीमेंट करेंगे, हमारे बिहेवियर में, हमारे बर्ताव में वो लाएंगे, तब जाके कहीं ये कोऑपरेशन समाज में निर्माण होगा सहकारियों। और ये जो मूल्य है, सहकारिता की मूल्य और ये जो तत्व है, वो तत्व एजुकेशन मीन्स ओरिजिनल एजुकेशन, जो एजुकेशन था विथ थिंकिंग स्किल, वो कामयाब तरह से देने का प्रयास रहा अशोका का प्रजा को। इसीलिए ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स और जो मूल्य थे वो समाज में कल्टीवेट हो गए, वो समाज के अंदर रोप हो गए, या उसे हम बोलते हैं कि बीजे हो गए। और तब जाके ये समाज के अंदर कोऑपरेशन आ गया बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल। ये मॉरल वैल्यूज और इथिकल वैल्यूज जो हम बोलते हैं, सेल्फ हेल्प यानी कि खुद अपने कॉमन पर्पस के लिए हम इकट्ठा आके काम करना, दैट इज सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक मीन्स हमारा खुद का जिम्मेदारी क्या है, स्वयं जिम्मेदारी, स्वयं उत्तरदायित्व, इसका एहसास होना, डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिकता, इक्वेलिटी, समानता और इक्विटी, विशेष न्याय से मीन्स हमारे अंदर निर्माण होना, और सॉलिडेरिटी, खास पर्पस के लिए एकत्रित होना, एकजुट, ये है कोऑपरेटिव वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज हमने उसके साथ भी देखे थे, ऑनेस्टी, लविंग ट्रूथ ओनली, ओपननेस, ब्रॉडनिंग आवर परसेप्शन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी, और सबसे महत्वपूर्ण है केयरिंग फॉर अदर्स मीन्स बेनिफिट ऑफ मीन्स कम्युनिटी। ये जो सहकारिता के मूल्य और मॉरल वैल्यूज है, ये अगर हमारे अंदर कल्टीवेट नहीं होंगे, हमारे अंदर वो नहीं आएंगे, तब तक हम कोऑपरेशन की पहली स्टेप भी नहीं पहुंचेंगे। मीन्स कोऑपरेशन कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द मीन्स मॉरल वैल्यूज एंड इथिकल वैल्यूज। और उसके बाद हम देखते हैं ये कोऑपरेशन अगर डेवलप होता है तो कोऑपरेशन क्या करता है। अगर हम ये मॉरल वैल्यूज और कोऑपरेटिव वैल्यूज से कोऑपरेशन डेवलप किया, तो अशोका ने एजुकेशन द्वारा कोऑपरेटिव वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज समाज के अंदर कल्टीवेट की, जिसके कारण, जिसका परिणाम, कॉन्सिक्वेंस हुआ, कोऑपरेशन समाज में निर्माण हुआ। और वो कोऑपरेशन समाज में निर्माण होने के कारण ये इतना बड़ा साम्राज्य अशोका द ग्रेट, इन्होंने बहुत अच्छे से मीन्स विथ ग्रेट टाइम वो उन्होंने संभालने में वो कामयाब हुए। और वो संभालने का उनका सेल्फिशनेस नहीं था, वो उनका
कल्याण चाहते थे, समस्त जनता का, समस्त प्रजा का वो वेलफेयर, कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे। इसीलिए ये उन्होंने मीन्स समाज में ये मॉरल वैल्यूज और कोऑपरेटिव वैल्यूज निर्माण करके सहकारिता निर्माण की, जिसका कारण ये हुआ कि समाज के अंदर एक दूसरे के प्रति एक भरोसा पैदा हुआ, भरोसा पैदा हुआ। अगर हम अशोका के पीरियड की प्रजा और आज का समाज देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो आज ये ट्रस्ट दो व्यक्ति के बीच में, समाज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर भी नहीं है। और यही एक रीजन है why we are not coming together. That is the reason why the solidarity is not seen in the बहुजन समाज, क्योंकि ये ट्रस्ट पैदा नहीं हो रहा है, भरोसा पैदा नहीं हो रहा है। ये और भरोसा पैदा कब होगा? जब हम खुद को मीन्स प्रूव करेंगे समाज में। हम क्यों कैसे दूसरों को बोल सकते हैं कि भरोसा रखो? उनकी मानसिकता, मेंटेलिटी हमारे ऊपर भरोसा मीन्स रखने की हमें बनाना है। वो कब बनाएंगे? जब हम खुद को प्रूव करेंगे। खुद का वो कैसे करेंगे? खुद का जब इंट्रोस्पेक्शन करके खुद को इलॉबरेट करेंगे, तब जाके हम दूसरों के मन में अपने लिए भरोसा पैदा करने की क्वालिटी बना पाएंगे सहकारियों। और ये कोऑपरेशन यील्ड्स ट्रस्ट, कोऑपरेशन यील्ड ट्रस्ट पैदा करता है, और जिसके कारण ट्रस्ट अगर दो व्यक्तियों समाज में निर्माण होता है तो फ्रीडम डेवलप होता है। किसी को किसी चीज का डर नहीं है, कोई मेरा पैर खींचेगा, कोई मुझे मारेगा, ऐसा कोई डर नहीं है। जब माइंड फ्री होता है तब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, अनकाउंटेबल पॉसिबिलिटीज हमारे, और वो पॉसिबिलिटीज हम क्रिएटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं सहकारियों। तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है ट्रस्ट पैदा होने का, और जो ट्रस्ट का बेस है कोऑपरेशन। और ये कोऑपरेशन अशोका द ग्रेट इन्होंने अपने समय समाज में निर्माण किया था ऑन द बेसिस ऑफ मींस एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल एंड मॉरल वैल्यूज। और इसी के कारण एसोसिएट लोग हो गए, एसोसिएट लाइफ बन गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक कॉमन प्रॉपर्टी बनी, कॉमन इंटरेस्ट निर्माण हुई कंटिन्यूअसली, एंड समाज सुसंगठित हो गया, एक साथ आया। और यही एक रीजन है कि कम से कम पुलिस दल, उनका ऐसा प्रिंसिपल था महान अशोका का कि कम से कम संचय, संपत्ति का संचय कम से कम करना और कम से कम उसे खर्च करना। तो ये कैसे सिद्ध हो गया, ये कैसे प्रैक्टिस में इजीली ला पाए वो? बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन के कारण अगर कुछ प्रोटेक्शन, कुछ समाज में कुछ अगर विद्रोह ही नहीं होता है तो पुलिस बल पे पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम आज का उस समय का आज के समय से कंपेयर करते हैं तो हमारा गवर्नमेंट सबसे ज्यादा मींस ये मिलिट्री या पुलिस, इसके ऊपर ज्यादा खर्चा होता है, और एजुकेशन के ऊपर, प्राइमरी और हायर एजुकेशन के ऊपर, रिसर्च के ऊपर बहुत ही कम पैसा खर्च होता है। सहकारियों, इसका रीजन है लैक ऑफ कोऑपरेशन इन द सोसाइटी। और ये जब मिस ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अगर हम सोचेंगे तो बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन समाज में क्या क्या हो सकता है, हमारे सामने अलग अलग पहलू खड़े होंगे। और ये जब कोऑपरेशन आएगा, इट विल इंक्रीज द ट्रस्ट। और कोऑपरेशन इन मींस यील्ड्स कोऑपरेशन बाय मींस इंटीग्रेशन बाय कोऑपरेशन। दूसरा एक ऐसा स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन बाय कोऑपरेशन। अगर समाज सुसंगठित होता है, ऑर्गेनाइज होता है, तो ओनली बाय कोऑपरेशन। और ये कोऑपरेशन वाज क्रिएटेड फॉर बहुजन समाज बाय अशोका द ग्रेट, एंड ड्यू टू विच वो जो लाइफ की क्वालिटी थी, लाइफ की क्वालिटी इनहांस हो गई, लाइफ की जो क्वालिटी है वो बढ़ गई बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। और इसका दूसरा अर्थ ये है कि अगर सहकार बढ़ता है तो सबको लगता है, उसका हर एक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन उसमें रहता है, और ये जब पार्टिसिपेंट रहेगा तब हम कहेंगे कि कोऑपरेशन क्रिएटिंग बहुजन समाज बीइंग गवर्निंग कम्युनिटी। अगर हर एक लोगों के मन में एक भावना होगी कि ये मेरा है, ये मेरा पार्टिसिपेशन है, मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो वो खुद का ओनर समझेगा गवर्नेंस को, गवर्नमेंट को, और तब जाके ऐसा होगा वो कॉमन प्रॉपर्टी बनेगी। और उस मींस इसीलिए हम बोलते, और ये कोऑपरेशन तब था, इसीलिए तब का जो समाज था, प्रजा थी अशोका की, वो रूलर्स थी,
और अशोका एक अकेले एज अ राजा करके मीन्स राज्य चलाते नहीं थे कि पूरी प्रजा राज्य चलाती थी, वेलफेयर स्टेट चलाती थी। और उसका सीक्रेट था, उसका गहन ये मतलब था, सहकारिता में छुपा हुआ था। तो सहकारियों, ये कोऑपरेशन वाज देयर इन द पीरियड ऑफ अशोकाज मीन्स टाइम एंड द इसीलिए उनको पुलिस, और दिस इज द वन रीजन कि व्हाई द गोल्डन पीरियड of Indian history is the Maurya period. That is the reason। और इसीलिए ये कॉपरेशन को इतना बड़ा, और आज तक जो भी फुल अम्बेडकरी मूवमेंट है, इसी का ध्यान ये सहकारिता के ऊपर गया ही नहीं सहकारियों। इसीलिए हमारी हालत ये है। मीन्स अगर हम ये सहकारिता हमारे अंदर, समाज के अंदर निर्माण करेंगे तो हमारा मीन्स हमारा जो समाज है बहुत अलग तरीके से जीवन जिएगा और एक कॉमन प्रॉपर्टी बनेगी। और ये जो कास्ट, हमने पहले ही देखा है कि कास्ट इज अपोजिट वर्ड ऑफ दिस कोऑपरेशन। कास्ट को मजबूत कैसे किया गया? ये कोऑपरेशन जो डेवलप किया था अशोका द ग्रेट, इन्होंने ये पहले धीरे धीरे कम किया गया, और जैसे ही कोऑपरेशन धीरे धीरे कम हुआ, उसी प्रमाण में ये जो कास्ट है वो मजबूत होते गई। और आज हम देखते हैं इन द नोशन ऑफ कास्ट देयर इज नो स्कोप फॉर द कोऑपरेशन। अगर कास्ट में, अगर ये कास्ट का जो एक इमेजिन कास्ट है, उसमें एक कोऑपरेशन को किधर भी जगह नहीं है। ये इसी का रीजन है। जैसे जैसे कोऑपरेशन समाज के अंदर आएगा, वैसे वैसे कास्ट ढीली ढीली होते जाएगी। और वन डे, वन टाइम विल कम जब कोऑपरेशन विल बी एट हाईएस्ट डिग्री, देन द कास्ट विल बी decast and up means धीरे धीरे it will be there। तो इतना बड़ा, इसीलिए हम कहते हैं कि cooperation is the biggest tool for social transformation movement which was created by Ashoka the Mahan, Ashoka the Great in his period। तीसरा, reconstruction of individual and the society। reconstruction of individual and the सोसाइटी। सहकारियों, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये रिकंस्ट्रक्शन इंडिविजुअल का कैसा होता है, सोसाइटी का कैसा होता है, अच्छी तरह से डिस्कस किया है। लेकिन अगर हमें अभी पता चला है, तो अगर उस दृष्टि से हम अशोका को देखते हैं, तो वो अशोका ने खुद को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया था और समाज को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया था, ये हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन कैसा होता है? जब इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन होता है बाय एजुकेशन और थिंकिंग स्किल से व्यक्ति का निर्माण होता है, इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन होता है। What is education? Education is means nothing but the reconstruction of experiences, reconstruction of experiences। और दूसरी डेफिनेशन ये है, education is defined as reconstruction of experience by the experience and for the experience। For the experience means experience is the center of education process and education is nothing but life, nothing but the life means life का center point है एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस हम कब अच्छे से अनुभव को पाएंगे? जब हम सोचेंगे, सोचने की जो कला है, उसमें जब हमारा ओनर बनाएंगे, हम जब उसमें प्रवीण होंगे, तब जाके हम अच्छा अनुभव को पाएंगे। और ये निरंतर अनुभव को पाना ये एजुकेशन का उद्देश्य है। ये जब होगा तब इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन होगा, और ऐसे इंडिविजुअल विल बिकम इंटेलिजेंट एंड बाय कोऑपरेशन प्रोसेस। अगर हमारे अंतरता निर्माण होगी तो इंटेलेक्चुअल्स विल कम टुगेदर बाय कोऑपरेशन प्रोसेस एंड देन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी विल टेक प्लेस। तो ये था सिंपल ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है और समाज का रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि अशोका ने रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया था। पहला क्वालिटी था साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड। उनके अंदर पूरी तरह से ये आफ्टर कंप्लीट एजुकेशन, एजुकेशन क्या करता है? इंसान को, आदमी को, मनुष्य को एक क्रिएटिव बना देता है, सृजनशील बनाता है। और उस तरह का एजुकेशन अशोका के पीरियड में था, और उन्होंने समाज में वो पूरी तरह से प्रचार प्रसारित करने की पूरी कोशिश की, और हर एक व्यक्ति क्रिएटिव व्यक्ति था। अगर हम आज देखते हैं, आज के समय में हमारी मीन्स लोग पढ़ लिख कर भी सृजनशील नहीं है, ऐसी सिचुएशन तब के समय में नहीं थी। हर एक पर्सन वाज क्रिएटिव। ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे बुक्स अशोका के ऊपर लिखे गए हैं,
और वो बुक्स में भी ये आया है कि आज का कंपैरिजन अशोका के समय के साथ अगर हम करते हैं तो मनुष्य की जो सृजनशीलता थी उस समय ज्यादा थी, आज की तुलना करेंगे तो आज की सृजनशीलता लोगों में कम है, सृजनशील लोगों की संख्या कम है। तो इसका कारण क्या है सहकारियों? इसका कारण यह है कि क्वालिटी एजुकेशन हमें नहीं मिला है, थिंकिंग स्किल के साथ एजुकेशन हमें नहीं मिला है, ओनली हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उसके साथ वो इंफॉर्मेशन का कैसा उपयोग करे उसके लिए थिंकिंग स्किल जो जरूरी है वो हमें आज तक मिली नहीं है। दिस इज द रीजन। और ये साइंटिफिक रिसर्च डेवलप नहीं हो रहा है हमारा, ये उसका रीजन है सहकारियों। अशोका के पास ये साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड था, जिसके कारण ये कैसे पता चलेगा हमें, ही कुड फाइंड डिसीज ऑफ द सोसाइटी, उन्होंने समाज की बीमारी क्या है वो ढूंढने में वो कामयाब हुए और उसका इलाज करने में भी। मीन्स वो एक ये कब होगा जब साइंटिफिक, उनको कैसे जरूरत पड़ी, लोग शिक्षा देने के बाद लोगों का कल्याण होगा, ये समझना, ये इसका नतीजा है साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड का। और उन्होंने ये एक व्यक्ति करके सोचा, एज अ लेमैन करके सोचा, और उसे इंप्लीमेंट करते समय वो एक राजा की हैसियत से इंप्लीमेंट करने की पूरी तरह से कामयाब कोशिश की। प्रजा का पिता होकर, होने की भावना मन में लेकर उन्होंने ये सब प्रजा के, और तभी जाके एक कल्याणकारी राज्य बना, वेलफेयर स्टेट बना दुनिया में। उसी के कारण अशोका इज पॉपुलर। दूसरा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, हम किस लिए ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंक नहीं करते हैं? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ कास्ट, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ कास्ट। इतना बड़ा पगड़ा उसका कास्ट का बोझा हम लेके चलते पूरे जिंदगी भर कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का हुनर ही रखते नहीं है, कभी तो ध्यान में ही नहीं आता है उसके ऊपर, हम वो अवॉइड होता है हमारे मिस नेचुरली। ऐसी सिस्टम बनाई रखी है बाय एजुकेशन। और ये हम कैसे देखेंगे? ही वॉज अ इमुलेटर फॉर द पॉसिबिलिटीज एंड क्रिएटिविटीज। उन्होंने खुद पॉसिबिलिटी देखी और क्रिएटिव की, और लोगों को भी पॉसिबिलिटीज देखने का विजन दिया और क्रिएटिव बनाने में वो कामयाब हुए सहकारियों। क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य एक अकेला व्यक्ति कभी इतनी सक्सेसफुली से नहीं रख पाएगा, जरूर उनको लोगों का, प्रजा का सहयोग मिला होगा। सहयोग कब मिलेगा? जब वो राजा पूरी तरह से उनका केयर करता होगा, उनके लिए अपना जीवन समर्पित करता होगा, तभी जाके ये संभव है सहकारियों। दूसरा, क्रिएटेड सोर्सेस फॉर सोसाइटी एज अ किंग। वो एक राजा थे। अगर अलग अलग महापुरुषों में और अशोका द ग्रेट, इनमें क्या फर्क है? अलग अलग महापुरुषों जो थे, मीन्स हम ले सकते एग्जाम्पल महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, महानायक कांशीराम जी, रामस्वामी पेरियार, ये कभी सत्ता में नहीं रहे और उन्होंने समाज की जो जड़ें हैं उसे मजबूत बनाने का काम किया। अशोका के पास मीन्स वो हुनर भी था समाज का काम करने का, और सत्ता भी थी, पावर भी थी। इसीलिए बहुत इजीली वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी करते गए, और उसका बेस था द थॉट्स ऑफ बुद्धा क्रिएटेड। और ये राजा होने के कारण जो सोर्सेस, जो साधनों की निर्मित करनी चाहिए थी पूरी लोक कल्याणकारी बनाने के लिए, वो निर्मित उन्होंने की। तीसरी क्वालिटी रिवोल्यूशनरी। ये क्वालिटी एक रिवोल्यूशनरी, ये जो क्वालिटी अशोका में थी वो कैसे हमें दिखती है, कैसे उनसे उद्दीपित उभर होती है? वो ब्रोकन, उन्होंने सोशल रिस्ट्रिक्शंस को सबको तोड़ा, जो भी सोशल रिस्ट्रिक्शंस थे समाज के ऊपर, जिसके कारण समाज कल्याणकारी नहीं बनता था, समाज के लिए हानिकारक ऐसे कुछ बंधन थे, वो बंधनों को उन्होंने तोड़ दिया। जैसे कि एग्जाम्पल, ब्राह्मणों का उनके दरबार में, महल में आना उन्होंने बंद किया। इसके लिए बहुत बड़ा ताकत लगता है, हिम्मत लगती है, और इस तरह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने तोड़ डाले, जिसके कारण वो समाज में एक वेलफेयर स्टेट बनाने में कामयाब हुए। और उसी के साथ ही उन्होंने इंप्लीमेंटेड सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम
एंड फ्रेटर्निटी। अगर आज भी हम 21st सेंचुरी में देखते हैं कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी। तो अगर हमें ये बनाना है तो अशोका को और उसी समय का जो समाज था उसको समझना बहुत ही जरूरी है, और तब जाके हम इस तरह का समाज बनाने में कामयाब हो जाएंगे सहकारियों। तो दिस इज द रिवोल्यूशनरी क्वालिटी ऑफ अशोका द ग्रेट। एक एजुकेशनलिस्ट, एजुकेशन से उन्होंने स्टार्ट किया और ही बिकेम द एजुकेशनल, क्योंकि उन्होंने शिक्षा का महत्व जाना था सोसाइटी के अंदर, और पूरी तरह से एक पिता जो संतानों के लिए दे सकता है वो काम उन्होंने अपने प्रजा के लिए किया। इक्वल और यूनिफॉर्म and universal education he provided to his society, to his people. Education for all included thinking skill from primary, और ये जो थिंकिंग स्किल, अनविकसित की विद्या जो थी सहकारियों, ये कंपलसरी थी, ऑप्शन में नहीं थी कि जो जिनको पढ़ना है वही पढ़े। सबको लेके, प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन पीजी तक ये इंक्लूड थी एजुकेशन में एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। मीन्स हर एक को कंपलसरी वो सीखना ही था, तब जाके वो एक जगह मीन्स वो एक शिलालेख में कहते हैं कि मैं ये जो समृद्धि और प्रगति समाज में ला सका हूं, तो वो सोचने वाला समाज बनाकर ला सका हूं। उसका सीक्रेट, उसका मतितार्थ, उसका गहन इसमें छुपा हुआ है सहकारियों, इन शिक्षा, एजुकेशन। अगर ये शिक्षा नहीं देते थे तो वो समाज बना नहीं पाते थे, वेलफेयर स्टेट नहीं बनता था। इतना बड़ा महत्व ये एजुकेशन को आता है। दूसरा क्वालिटी ओपन माइंडनेस। ओपन माइंडनेस, अगर ये ओपन माइंडनेस उनके अंदर नहीं होता था तो वो ये 3 प्रतिज्ञाएं नहीं लेते थे। ये ओपन 3 प्रतिज्ञाएं दर्शाती है, हमें बताती है कि ये ओपन माइंड का रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद वो जब देखते हैं नदी में इतने सारा ब्लड जा रहा है, इतने लोग मर गए हैं, तब जाके उनके अंदर का व्यक्ति जागृत होता है। राजा नहीं, एक व्यक्ति लेमैन जागृत होता है, और तब जाके ये वो 3 प्रतिज्ञाएं लेते हैं। और ये 3 प्रतिज्ञाएं, ये जो संकल्प है वो संकल्प कब कर पाएगा एक आधा इंसान, एक आधा व्यक्ति, जब उसके अंदर ये ओपन माइंडनेस क्वालिटी होगी तब। और ये रिकंस्ट्रक्शन है उनका खुद का, ये हम जो देख रहे क्वालिटीज ये रिकंस्ट्रक्शन के बाद उनके अंदर आते गई है। ये एक दिन में या एक फिल्म में नहीं आई है। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, रिन्यूअल प्रोसेस, रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस, पल पल। एक बिंदु नहीं है, एक कंप्लीट ऐसा लाइन है, एरो और बिंदु है, बिंदु रुक जाता है, स्टॉप होता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लाइन खींचते हैं और उसको एरो दिखते हैं, एरो निकालते हैं, तो कंटिन्यूअस लाइन होती है। तो वैसा कंटिन्यूअस लाइन ऑफ लाइफ, कंटिन्यूअस लाइन ऑफ लाइफ वी कैन से। और ये क्वालिटीज ये रिकंस्ट्रक्शन के कारण उनके अंदर आ गई है, और वो जैसे खुद के अंदर रिकंस्ट्रक्ट करते गए, सिमिलरली पैरेलली उसी तरह का रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर लाने की उन्होंने पूरी तरह कोशिश की है। और इसी के कारण उन्होंने इतने सारे शिलालेख निर्माण किए। वही एक रीजन था, उसके पहले कितने भी राजा हुए और उसके बाद कितने भी राजाएं हुए, लेकिन किसी ने ये शिलालेखों की निर्मित नहीं की सहकारियों। ये उनका एक कैरेक्टराइजेशन है, स्पेशलिटी है। और ये शिलालेख का उद्देश्य क्या था कि ये जो उन्होंने का रिकंस्ट्रक्शन किया था, वो कुछ मूल्यों को जान गए थे, उसके अंदर आचरण भी कर रहे थे, कृतिशील थे। वो कृतिशीलता समाज में लाने के लिए समाज ने भी उसे उस धम्म का आचरण, धम्म का मीन्स वे ऑफ लाइफ का आचरण करना चाहिए, ये उनका पर्पस था। और ये पूरी तरह से उन्होंने लोगों को देने की कोशिश की। कुछ लोग जिन्होंने ये लिखा, उनके ऊपर बुक्स लिखे हैं, ऐसा कहते हैं, और वो दैट इज द फैक्ट, वो उन्होंने जो साध्य किया उनके पीरियड में, वो साध्य जो था वो लगभग 10,000 साल से मीन्स हजारों साल के आगे की सोच वो रखकर वो साध्य करते थे। मीन्स अगर हम ये 2300 साल की पहले की हम बात कर रहे, 2300 साल के बाद भी हम अशोका का अभ्यास करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच हजारों साल आगे थी। उन्होंने जो साध्य किया था वो 10,000 सालों का आगे वाला साध्य उन्होंने उस जीवन में किया था। इसके लिए अशोका इज रिलेवेंट टुडे आल्सो। इसी के लिए उनका अभ्यास हम करने की आज भी आवश्यकता हमें
पड़ रही है सहकारियों। द पीपल ऑफ अनकॉन्कर्ड टेरिटरीज लाइंग बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ डोमिनियंस शुड एक्सपेक्ट ऑफ मी ओनली हैप्पीनेस एंड नो मिजरी। जितना उनका राज्य था, साम्राज्य था, नेबर के स्टेट्स थे, अलग अलग राज्य थे, उनकी प्रजाओं को भी ये कहते हैं कि शिलालेखों में ऐसा लिखा है सहकारियों, ये ऐसा ही नहीं लिखा है, मीन्स ये जो प्रेजेंटेशन में है वो शिलालेखों से आया है। मीन्स शिलालेखों में लिखते हैं अगर मेरे जो नेबर्स बॉर्डर्स में जो लोग रहते हैं वो मुझसे अगर कुछ चाहते हैं, मुझसे कुछ अपेक्षा करते हैं, तो मुझसे अपेक्षा सिर्फ खुशहाली की, कल्याण की करो, दुख की कभी न करना। ये इतना बड़ा विशाल माइंडनेस, इतना विशालता, व्यापकता कब होगी? जब मीन्स ये सेंटेंस का मीन्स इसकी व्यापकता, वो विचारों की व्यापकता, मन की व्यापकता का ये दर्शाती है हमें। ये जो सेंटेंस उन्होंने शिलालेखों में लिखा है कि हमारे नेबर्स, जो हमारे स्टेट के नेबर्स अगर मुझसे कुछ चाहते हैं, कुछ अपेक्षा करते हैं, तो सिर्फ आनंद की, खुशहाली की, कल्याण की ही अपेक्षा करो, दुख की या अशोक की मीन्स दुख की कभी न करना। तो ये क्या हमें दर्शाता है? ये हमें बताता है कि उनके पास ओपन माइंडनेस था। ये ओपन माइंडनेस कैसे एक दिन में नहीं या एक पल में नहीं आया है, उनका खुद का व्यक्तिगत रिकंस्ट्रक्शन किया उन्होंने, तब जाके ये आया है। और ये अगर जैसे लोगों को बोलेंगे तो लोग भी उस तरह का सोचेंगे, और ये जो थिंक है, ये जो ओपन माइंडनेस खुद के अंदर लाने की भी कोशिश करेंगे, और वैसा हुआ। एंड एक्शन ओरिएंटेड, उन्होंने जो भी प्रजा को बताया वो खुद पहले एक्शन लाया और उसके बाद लोगों को बताया। हर एक महापुरुषों की एक खासियत रही है सहकारियों, मीन्स कृतिशीलता। कृतिशीलता उनके अंदर पूरी तरह से 100% थी, इसीलिए समाज ने उनको माना, समाज ने उनको अपनाया। अगर हम सिर्फ बोलेंगे और कृति में नहीं लाएंगे तो हम समाज का भरोसा कभी पैदा नहीं कर पाएंगे, समाज के अंदर भरोसा कभी निर्माण नहीं कर पाएंगे। हमें जब एक्शन ओरिएंटेड जब होंगे तब हम समाज में खुद को सिद्ध कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं आंबेडकरवाद का, फुले आंबेडकरी मूवमेंट का अगर विचारधारा कोई है वो कृतिशीलता है, कृतिशीलता, एक्शन आइडियोलॉजी। और ये एक्शन आइडियोलॉजी, एक्शन ओरिएंटेड ये क्वालिटी थी अशोका द ग्रेट इनके पास। इसके कारण वो लोगों को इतना फुल्ली कॉन्फिडेंटली बता पाए, और लोग उनका सुनते हैं जो करके फिर बाद में बताते हैं, नहीं तो लोग ऐसा सुनेंगे नहीं सहकारियों। आज हम समाज में देखते हैं ये कृतिशीलता कमी होने के बाद कोई किसी का सुन नहीं रहा है, कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं रख रहा है। तो दिस इज द एक्शन ओरिएंटेड क्वालिटी विच ऑब्टेन अचीव्ड बाय अशोका द ग्रेट। और सहकारियों जब हम कोई प्रैक्टिस करते हैं, ये एक्शन ओरिएंटेड कब हम होंगे? जब हम कुछ एक्शन करेंगे, हैबिट खुद को लगाएंगे, जो हम इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन में कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस हमारी एक परफॉर्मेंस देगी, हमारे अंदर एक अच्छी तरह से परफॉर्मेंस आएगा, तब जाके उसकी हैबिट हमारे अंदर डेवलप होगी, और वो हैबिट के कारण हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तब जाके इंडिविजुअल इफिशियंसी बढ़ेगी। और मीन्स हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो एक्शन ओरिएंटेड। जब तक हम एक्शन में नहीं जाते हैं तब तक कुछ हम समझ नहीं पाते हैं। वैसा ही फुले अम्बेडकरी मूवमेंट का है सहकारियों। ये एक फेल्योर का रीजन क्यों है? क्यों हम कृतिशीलता में कम पड़े, कृतिशीलता में विचारों का, ये महापुरुषों की विचारधारा कृति में लाने के लिए हम कम पड़े, इसी का ये एक रीजन है कि फुले अम्बेडकरी मूवमेंट आगे क्यों नहीं बढ़ी। ये एक बहुत बड़ा रीजन है सहकारियों, एक्शन ओरिएंटेड हम नहीं है, तो इसे हम दूर करना चाहिए, और इसके लिए हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसके लिए हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। दूसरा कॉन्क्वरर मीन्स अशोका के अंदर, अशोका युद्ध के पहले का अशोका नहीं देखते, कलिंगा युद्ध के बाद का अशोका देखते हैं। अगर वो देखते हैं तब ये जो जिलसी है, ये विजेता थे, विजेता कौन से चीज के, कोई साम्राज्य के, कोई राज्य का नहीं, वो जेलसी, एंगर, क्यूरेलिटी, हेस्टीनेस, लेजीनेस और फटीग मीन्स जो भी मनुष्य के अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, एक कपटपन है, एक आलस्य है, और एक कुछ थकान है। हम बहुत सारे एक्शन आइडियोलॉजी में क्यों नहीं जाते हैं, एक्शन ओरिएंटेड क्यों नहीं आते हैं? हमें थकान है, लेजीनेस, आलस्य,
ये बहुत ही बड़ी बीमारी हमारे बहुजन समाज की रही है सहकारियों। ये ऑफ कास्ट ने हमारी उसकी ये देन है, आलस्य। अगर जब तक हम आलस्य में रहेंगे तब तक कास्ट में ही रहेंगे, कल्चर ऑफ कास्ट में रहेंगे, कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी में रहेंगे, कल्चर ऑफ स्कीमा में रहेंगे। जब तक ये आलस्य हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हम कल्चर ऑफ कास्ट से बाहर आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। दैट इज ऊशर, आरंभ बिंदु रहेगा वो। मुझे तो ऐसा लगता है जब हम आलस्य से बाहर आएंगे वो हमारा आरंभ बिंदु रहेगा कल्चर ऑफ कास्ट से बाहर आने का। दूसरा, कम्युनिकेटर एंड विजिलेंस। वो खुद एक, ये इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे? क्योंकि उनका विजिलेंस ज्यादा था, विजिलेंस था। और ये विजिलेंस मीन्स उनके समय में उन्होंने जब कलिंगा युद्ध के बाद बहुत अलग एक अंतर, जो उन्होंने पार्ट कलिंगा का जीता था, उसके अलावा जो रेस्ट पार्ट था, बचा हुआ जो भाग था, उन लोगों ने भी इनके साथ कभी विद्रोह नहीं किया। उसका रीजन क्या होगा? मीन्स अशोका द ग्रेट, इनका उनके साथ जो बिहेवियर था, एक राजा करके ना होके एक पिता, इनका कल्याणकारी, उनका जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति ऐसा था। इसीलिए आंतरिक विद्रोह भी कम हुए। और एक राजा अगर ऐसी प्रतिज्ञा लेता है कि मैं युद्ध नीति का त्याग करता हूं, तब बाकी के राजाओं ने तो आक्रमण करना चाहिए। ऐसे भी कोई आक्रमण अशोका के ऊपर, उनके साम्राज्य के ऊपर नहीं हुए। इसी का कारण था ये कम्युनिकेटर एंड विजिलेंस और ये कोऑपरेशन। मींस उनका कम्युनिकेशन, तब उस समय में तो कोई ऐसे मोबाइल नहीं थे, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं थे। तो तब समय में हम सोच सकते हैं कि उनकी यंत्रणा कितनी मजबूत होगी। एक हिस्से, एक भाग से दूसरे हिस्से तक साम्राज्य में एक मैसेज कैसे पहुंचता होगा, कैसा इंफॉर्मेशन मिलती होगी। मीन्स उसके लिए उनके पास पूरी यंत्रणा अच्छी तरह से उन्होंने डेवलप, विकसित की थी। और इसीलिए वो, और एक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही अच्छी तरह से उनके साम्राज्य में था। और इसी के कारण ही सक्सेसफुली मेंटेन हैप्पीनेस एंड वेलफेयर स्टेट विदाउट एनी टाइप ऑफ रिबेलियन, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी तरह का कभी आक्रमण नहीं हुआ। इसका रीजन ये था सहकारियों, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट एंड क्रिएटिविटी। ये डे बाय डे, पल पल रिकंस्ट्रक्शन का नतीजा था। वो एक कंप्लीट डेवलपमेंट, एडवांसमेंट एंड क्रिएटिविटी, और उसका समाज को फायदा उन्होंने करके दिया, बेनिफिट किया। हर एक राजा अपनी प्रजा का शोषण करना चाहता है। अगर हम देखेंगे हिस्ट्री में, हिस्ट्री के पन्ने देखेंगे, पीछे जाएंगे, तो हर एक राज्य मीन्स राजा की क्वालिटी क्या रही है? जितना हो सके उतना प्रजा का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करे। अशोका द ग्रेट एक ऐसे राजा थे, मीन्स खुद को समर्पित किया अपनी प्रजा के लिए, खुद को समर्पित किया अपनी प्रजा के कल्याणकारी राज्य के लिए। मीन्स ये कितनी बड़ी भावना के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स को जोड़ती है। वो हाईवेज, आज जो हम हाईवेज के रूप में देखते हैं, वो सड़कें उनके समय में उन्होंने बनाई थी। मीन्स ये डेवलपमेंट का नतीजा था। और लोगों को वो हाईवेज पे, सड़कों पे जाने के लिए लोगों को छावना लगे। तब तो ट्रांसपोर्ट इतना फास्ट नहीं था। लोग मीन्स हॉर्सेस, ये बुलक कार्ट, ऐसे कुछ ये साधन यूज करते थे। तब लोग रुकते थे, तब रुकेंगे तब उनको छाया मिलनी चाहिए। इसके लिए जो हम आज भी बनियान ट्रीज देखते हैं, ये उनकी देन है। तभी उन्होंने ये बनियान ट्रीज लगाए थे लोगों के लिए। लोगों के लिए पानी की व्यवस्था रास्ते पे अलग अलग डिस्टेंस पे की गई थी। लोगों के साथ जो भी एनिमल्स थे, जानवर थे, उनके लिए भी पानी की व्यवस्था उन्होंने की थी। इतना मीन्स केयरफुलनेस एक राजा के अंदर कब आएगा? जब वो क्रिएटिव होगा, ओपन माइंडेड होगा। और इसी के कारण उन्होंने सब प्रजा का हित ही सोचा, और फॉर द पीपल, एनिमल्स। और उनके अंदर जो जो रिकंस्ट्रक्शन होके क्वालिटीज डेवलप हुई, रिकंस्ट्रक्शन का नतीजा क्या होता है? हमारे अंदर क्वालिटी डेवलप होना। और वो क्वालिटी का हम हमारे लिए, वो गुण विशेष का हमारे खुद के लिए और अपनी मीन्स समाज के लिए उसको उपयोग या उपयोग में लाना, ये हमारा काम है। और ये अशोका द ग्रेट, इनके पास रिकंस्ट्रक्शन में जो भी क्वालिटीज डेवलप हुई,
वो उन्होंने अपने प्रजा को बताने का पूरा प्रयास किया, जो इनके पहले कभी किसी राजा ने नहीं किया और उनके बाद भी किसी राजाओं ने नहीं किया। वो था शिलालेख। मीन्स पेन कागज तो नहीं है, तो उन्होंने शिलालेख, ये समझने की, ये सोच उनके अंदर कैसी आई होगी। ही वॉज अ ग्रेट थिंकर। इसीलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि शिलालेख अगर पत्थर पे अगर यूज करते हैं तो ये लॉन्ग लाइफ आज तक भी हम वो देख रहे हैं, देख सकते हैं। ओनली लैंग्वेज इज डिफरेंट, ये बिकॉज ऑफ द कल्चर, लैंग्वेज ये डे बाय डे चेंज होता है। तो ये शिलालेख आज भी हमें मार्ग दिखाते हैं, जीवन इजीली, आनंदी या वेलफेयर, कल्याणकारी जीवन कैसा जीना चाहिए, कल्याणकारी समाज कैसा बना सकते हैं, इनकी मीन्स पूरी गाइडलाइंस हमें मिलती है उनकी शिलालेखों के माध्यम से। और यही उनका एक पर्पस था, उद्देश्य था कि ये शिलालेखों का निर्माण करना। ये एक साइंटिफिक एटीट्यूड वाला आदमी ही, इंसान ही, मनुष्य ही ये सोच रख पाता है, और वो डेवलपमेंट उन्होंने राजा बन के किया। इंडिपेंडेंट, ही हैड गिवन फ्रीडम, वो खुद भी इंडिपेंडेंट थे और लोगों को भी इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की। फ्रीडम, फुल फ्रीडम दिया, और वो फुल फ्रीडम देने के कारण ही लोगों के अंदर भरोसा पैदा हुआ, कोऑपरेशन डेवलप हुआ और एक कल्याणकारी राज्य बनने में मदद हुई। इंट्रोस्पेक्शन, अशोका द ग्रेट, ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत रही। कठोर परिश्रम से उन्होंने खुद का एनालिसिस किया, खुद का कठोर परीक्षण किया, और वो परीक्षण करके बाहर निकल कर एक रिकंस्ट्रक्शन करके वो लोगों को बताने में भी कामयाब हुए। रिकंस्ट्रक्शन हिमसेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी आल्सो ही यूज्ड हिज इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन खुद का एनालिसिस करना, और रेट्रोस्पेक्शन ऑफ द पास्ट, गतिविधियों का जो वो सर्वे करना, वो होता है रेट्रोस्पेक्शन। और जब हम खुद का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तब जाके हम काबिल होंगे, एलिजिबल होंगे फॉर रेट्रोस्पेक्शन करने के लिए। और ये सब क्वालिटीज से चेंज होके, रिकंस्ट्रक्ट होके उनके अंदर मॉरलिटी डेवलप हुई सकारियो, विजडम, रैशनैलिटी, मॉरलिटी, और वो मॉरलिटी के कारण वो एक वेलफेयर स्टेट बना पाए। और हम बोलते हैं, हम जानते हैं, समझते हैं कि फुले आंबेडकरी मूवमेंट का अगर कोई मिस बेस है तो दैट इज द मोरालिटी। अगर मनुवाद का हम मुकाबला करना चाहते हैं, मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, तो हमें मूवमेंट के अंदर ये मोरालिटी डेवलप करनी चाहिए। सहकारियों, इसके बाद हम ये जो क्वालिटीज, ये हम मिस अशोका ने खुद का रिकंस्ट्रक्शन करते करते सोसाइटी का भी रिकंस्ट्रक्शन किया। इसके उन्होंने जो शिलालेख देखे हैं, बहुत सारे शिलालेख है, आज तक वो मिल रहे हैं शिलालेख। तो ये शिलालेख, दो शिलालेखों के ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, इतना डिटेल तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन जितना हो सके। शिलालेख दिल्ली टोपरा एंड गुजरा शिलालेख। इसके पहले ये व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिक्ट्स, मीन्स लोगों का जीवन कल्याणकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने मेरे अंदर जो रिकंस्ट्रक्शन करके जो कुछ जाना है जीवन के बारे में, वो प्रजा को मैं देना चाहता हूं, और प्रजा उसका अमल करे, उसका धम्म का आचरण करे, आचरण में लाए, ये उनका उद्देश्य था। दिल्ली टोपरा में वो ऐसा है, दिल्ली टोपरा, ये टोपरा एक गांव है, दिल्ली से लगभग 90 कोस दूर है, और ये टोपरा से फिरोज शाह ने ये जो शिलालेख है दिल्ली में लाया, इसीलिए इसका नाम रखा दिल्ली टोपरा शिलालेख। इसमें मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा। ये लोग मिस यहाँ एक समस्त कल्याण अगर समाज का करना दुस्सम पात्र है, असंभव है। अगर समस्त जनता का, समाज का कल्याण करना दुस्सम पात्र है, असंभव है। कब? बिना उच्चतम धम्म कामता, बिना उच्चतम धम्म कामता, धम्म का आचरण। धम्म कामता मीन्स धम्म का आचरण। अगर हम धम्म का आचरण नहीं करेंगे तब तक हम समाज का कल्याण नहीं कर पाएंगे। मीन्स आचरण, गतिशीलता हमारे अंदर पूरी तरह से हमें लानी है। उच्चतम परीक्षा, खुद का कठोर परिश्रम, इंट्रोस्पेक्शन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम कल्याण के पास नहीं पहुंचेंगे, तब तक कल्याण, समाज का कल्याण नहीं कर पाएंगे। तीसरी क्वालिटी उच्चतम
सेवा, उच्चतम शुश्रूषा, यानी कि हम बड़ों की सेवा करना, गुरुजनों का, बड़ों का, माता पिताओं का, एनी विदाउट एनी कंडीशन, किसी भी सिचुएशन में हमेशा हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, मिस कोई कंडीशन ना रखकर, और तब जाके हम लोगों का कल्याण कर सकते। और उच्चतम भय, उच्चतम भय का मतलब मैं कुछ गलती करने का मुझे भय लगना चाहिए, उच्चतम भय, मैं कुछ गलत कर ना पाऊं इसका डर हमेशा मन में होना चाहिए, मुझसे कुछ गलती ना होनी चाहिए, ऐसा डर, ऐसी भावना हमेशा अंदर, उच्चतम, ये हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री में बताया। और अशोका द ग्रेट, इन्होंने ये बताया है, इसका मतलब उन्होंने ये सारी चीजें खुद अनुभव किया है, ये सारी चीजों का उन्होंने खुद अनुभव किया है, तब जाके लोगों को बताया है सहकारियों। तो इंटेंस लव ऑफ धम्मा, धम्म के प्रति उसका आचरण करना, सेल्फ एग्जामिनेशन, कठोर परिश्रम करना, बड़ों का, गुरुजनों का, हर एक बड़ों का, बुजुर्गों का आदर करना, ग्रेट फियर ऑफ सीन, मीन्स कुछ गलती करने से गलती न करने का डर हमेशा हमारे अंदर रहना, और एक्सेसिव zeal इन द कॉज ऑफ धम्मा, हमेशा हमारे अंदर इतना सारा उत्साह भरा हुआ होना चाहिए कि ये जो फटीग, ये जो क्वालिटी है हमारी बहुजन समाज की, विच इज क्रिएटेड बाय द कल्चर ऑफ कास्ट, वो अगर हम निकालते हैं तो हमारे अंदर इतना बड़ा उत्साह पैदा होगा, और वो उत्साह होना हमारे अंदर बहुत ही जरूरी है सहकारियों। मीन्स ये क्वालिटीज, धम्म का आचरण, इंट्रोस्पेक्शन, ओबीडियंस नेचर, ग्रेट फियर अबाउट सिन, और एक्सेसिव झील, अति उत्साह, ये क्वालिटीज हमें दिल्ली टोपरा शिलालोक में दिखती हैं। और इसका किंतु ये मेरी धम्म धर्मानुशिस्ति, धम्मापेक्षा धम्म कामता निरंतर बढ़ी है और बढ़ेगी ही। और ये सब सारी चीजों का, ये 5 चीजों का जब मेरा समाज, मेरी प्रजा इसका आचरण लंबे समय तक करेगी, तब तक ये जो प्रजा है, ये कल्याणकारी स्टेट है, ये बढ़ता रहेगा, और ये कल्याणकारी जो प्रवृत्ति है लोगों के अंदर वो बढ़ती रहेगी, और ये धम्म है, धम्म मीन्स वे ऑफ लाइफ, ये बढ़ता रहेगा और निरंतर बढ़ते ही रहेगा। मेरे राजपुरुष उत्कृष्ट गम में उन्होंने अपने जो अलग अलग ऑफिसर्स थे, उनके रैंक थे, फर्स्ट रैंक, सेकंड, थर्ड रैंक, उन्होंने अलग अलग रज्जक वगैरह ऐसे यूज किए हैं शब्द। इन्होंने मीन्स ये वो ऐसा कहते हैं इसमें कि मेरे हर एक प्रकार के अधिकारी, हर एक प्रकार के ऑफिसर्स, क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 या क्लास 4, सभी इस धम्म का आचरण करते हैं, और दूसरों से आचरण कराने में भी वो समर्थ है। सबसे चप्पल से चप्पल व्यक्ति से भी वो उसका आचरण करवाते हैं। मीन्स जो एक खुद को नहीं करना चाहता है धम्म का आचरण, उससे भी मेरे अधिकारी सामर्थ्यवान है उससे आचरण धम्म का कराने में। तो इसका मतलब ये है कि मीन्स लास्ट रूट तक ये मैसेज जाता है, और उससे वो धम्म का आचरण, वे ऑफ लाइफ का आचरण कराने में कामयाब हुए हैं सहकारी। इसके बाद दूसरा, गुजरा एडिक्ट्स। ये जो गुजरा एडिक्ट्स है, ये मध्य प्रदेश दतिया जिले में है, झांसी के पास है। ये पीआर सर के गांव से बहुत ही नजदीक है गुजरा। यहाँ से अशोका द ग्रेट एक 7-8 दिन रहकर निकल गए थे, गुजर रहे थे, इसीलिए इसका नाम गुजरा शिलालेख रखा गया है। इसमें ये 7 क्वालिटीज दी गई है। मीन्स धम्म का आचरण, वे ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए। डेलिब्रेट एफर्ट्स फॉर अ मिंगल्डनेस, मीन्स ये बोलते हैं कि मैंने बहुत बड़ा पराक्रम करके लोगों को मिश्रित किया है। मीन्स हम यहाँ ये समझ सकते, सोशल एंडोस्मोसिस, ये शब्द उस समय में समवाय के रूप में अस्तित्व में था। समवाय, जिसे हम आज सोशल एंडोस्मोसिस कहते हैं। सोशल एंडोस्मोसिस एक मिश्रित समाज बनाने वाली प्रक्रिया, समाज को मिश्रित, एक दूसरे से कुछ अलगाव नहीं है, कुछ भेद नहीं है, होमोजेनियस जिसे हम कहते हैं, एक जीव मिश्रित समाज बनाने की जो प्रक्रिया है वो सोशल एंडोस्मोसिस उस समय में समवाय शब्द में के रूप में थी। और इसी के कारण वो बोलते हैं कि बहुत बड़ा पराक्रम मीन्स डेलिब्रेट एफर्ट्स एंड थॉटफुल पेन
करके मैंने इस समाज को मिश्रित किया है। इस समाज का एकीकरण, एक जीव या होमोजेनियस समाज, एक समाज बनाया है या समाज निर्माण किया है। ये इसीलिए अगर हम चाहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी करना चाहते हैं तो हमें भी डेलिब्रेट एफर्ट्स एंड थॉटफुल पेन को हमारे अंदर से हमें जाना पड़ेगा, तब जाके हम ये, और इसके लिए हमें ये शिलालेख गाइडलाइंस देते हैं, मार्ग दिखाते हैं। ये हमें एक गाइडलाइंस की तौर पे इसके ऊपर हमें इंप्लीमेंट करना है, जाना है। एक्सप्रेस योरसेल्फ इन मिनिमम वर्ड्स, हमें हमेशा बोलना पड़ता है कि कंक्लूड करो, कम से कम शब्दों में बोलो। तो यहाँ इसका मतलब है कि हमें खुद को एक्सप्रेस करें कम से कम वर्ड में, कम से कम वर्ड में, कम से कम शब्द यूज कर दूसरों से ज्यादा समझाने की हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और दैट इज स्किल, वो स्किल हमें हमारे अंदर डेवलप करना है। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, इसमें भी रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, अभिवादन, हमें बल अभिवादन करने से, ये बुद्ध में एक पद है, बुद्ध धम्म में, कि अभिवादन करने से क्या मिलता है। अभिवादन करने से हमें पावर मिलती है, बल मिलता है, रूप मिलता है। तो अभिवादन हमें हमेशा करना चाहिए। मिनिमम सिन, कम से कम गलतियां करनी चाहिए। एक्शन ओरिएंटेशन हमें रहना चाहिए, ऑलवेज वी शुड बी एक्शन ओरिएंटेड, गतिशीलता हमें हमारे अंदर लानी चाहिए। लव फॉर एनिमल्स, लव फॉर एनवायरमेंट कंप्लीट, वो अशोका के पीरियड में भी था, इसीलिए उन्होंने अपना मांस खाते थे, वो मांस खाना खुद बंद किया और बाद में प्रजा को बताया कि आप भी इसे बंद करना है। लव फॉर एनिमल्स, और जानवरों के लिए उन्होंने हॉस्पिटल भी बनवाए थे। मनुष्य के लिए ही सिर्फ हॉस्पिटल्स नहीं थे, जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल्स बनवाए थे। और ओपन माइंडनेस, हमेशा हमें ओपन माइंडनेस रखना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी के साथ हम अशोका को महान क्यों बोलते हैं? अशोका व्हाई इज द ग्रेट? बिकॉज एक धम्म गुरु, एक धम्म का आचरण, धम्म मीन्स, धम्म का अर्थ हमें धर्म नहीं है, धम्म का मतलब है आज धम्म वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का मार्ग लोगों को बताया, प्रजा को बताया, और लोगों को उस मार्ग पे लेके भी गए, कामयाबी के साथ सक्सेसफुल हो गए, इसीलिए उन्हें धम्म गुरु बोलते हैं। फिलोसोफर मीन्स एक फिलोसोफर, एक दार्शनिक रूप में वो हम उन्हें जान सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट, लोगों की साइकोलॉजी जानकर हमने कल ही देखा कि अगर हमें समाज निर्माण करना है तो हमें उनकी साइकोलॉजी को जानना पड़ेगा। ये काम अशोका द ग्रेट इन्होंने किया था, समाज को, प्रजा को जाने थे, और समाज का व्यक्ति का नाता क्या है वो जानकर उन्होंने वैसा ट्रीटमेंट उनको जो चाहिए था वो दे दिया। He was a economist, कम से कम संचय, कम से कम खर्चा, ये प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट थे। सोशल साइंटिस्ट, थिंकर, कोऑपरेटर, कोऑपरेशन डेवलप किया और निरंतर कोऑपरेशन मेंटेन किया, बढ़ाते गए। एडमिनिस्ट्रेटर, उनका एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है जो दुनिया भर पॉपुलर है, उनका गवर्नेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर कॉलिंग हिम एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनको देखा जाए, दुनिया पूरी उनको इस नजर से देखती है। एंड ही वाज अ सक्सेसफुल किंग टू फॉर वेलफेयर स्टेट। एक सेंटेंस है, द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री करके एक बुक लिखा है वेल्स इन्होंने। ये बुक में पृथ्वी कब निर्माण हुई, कैसी निर्माण हुई, तब से लेके पहला महायुद्ध जब हुआ 1914 टू 1918, 1400 लेके 18 तक ये युद्ध चला, तब तक का चित्रण इसमें है, पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है, द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री। और ये बुक प्रकाशित हुआ 1920 में, और ये 1920 में H.G. वेल्स इज अ लिटरेचर मीन्स ऑथर, ये ऐसा कहते हैं, amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history, their majesties and graciousness and serenities and royal highness and the like, the name of Ashoka the shines and shines almost alone a star, almost alone a star। इसका मतलब यह है सहकारियों कि इस दरम्यान
इतने हजारों इतिहास के स्तंभ में हजारों लोगों के, हजारों राजाओं के नाम आए, उसमें अगर कोई महानता से दिखता है, कोई दयालुपन से दिखता है, मीन्स उनकी विशालता से दिखता है, व्यापकता से दिखता है, उनका जो ये रॉयल हाइनेस के दिखता है, तो वो एकमेव है अशोका द ग्रेट। ये एक तारे की तरह चमकने वाला एक ही व्यक्ति है, ऑलमोस्ट अलोन अशोका द ग्रेट। मीन्स सहकारियों, अगर ये पूरी वर्ल्ड में जो बुक है इसमें अगर ये ऐसा लिखते हैं तो इसका महत्व हमें जानना चाहिए, तो इसका महत्व हमें समझ में आता है। अगर दुनिया भर में एक अशोका का ही सिर्फ नाम आता है, उन दोज पीपल्स हु हैव मेड द वेलफेयर स्टेट, अगर इस ऐसे बहुत सारे लोग हैं इतिहास के पन्नों में, लेकिन इसमें एक ही नाम आता है, ऑलमोस्ट वन ऐसा कहते हैं, एकमेव अशोका द ग्रेट, तब जाके इसका महत्व ना सिर्फ ये एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, विजनरी ऑफ वर्ल्ड है, ये इनको इंडिया तक हम सीमित नहीं रख सकते हैं। इनका ही स्प्रेड हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ हिज एक्शन ओरिएंटेड क्वालिटी वर्ल्ड। और अगर हम ये सेंटेंस को अच्छी तरह से जानना है, हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसकी पृष्ठभूमि क्या है इस सेंटेंस की, तो हम इस 10 चीजों से जाएंगे, तब जाके हम अशोका को समझने में कामयाब होंगे सहकारियों। पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा इक्विटी एंड डिग्निटी ऑफ अशोका द ग्रेट, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस विच ही क्रिएटेड फॉर वेलफेयर स्टेट, इंट्रोस्पेक्शन, कठोर परीक्षा खुद की, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन एंड एसोसिएट लाइफ। इसीलिए कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन टिल इट विल बिकम कॉमन प्रॉपर्टी, कम्युनिकेशन, और उसके बाद होगा एसोसिएट लाइफ। ये जो क्वालिटी थी वो एक बहुत पूर्ण रोल उसने प्ले किया फॉर वेलफेयर स्टेट ऑफ अशोका द ग्रेट। डेवलपमेंट, एडवांसमेंट एंड क्रिएटिविटी, 8वां कम्युनिकेशन एंड विजिलेंस, 9th फॉरेन पॉलिसी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रिलेशनशिप, और 10वां है रिमार्केबल वेलफेयर स्टेट। अगर ये 10 मुद्दे, 10 पॉइंट सामने रख के हम अशोका, इस 10 पॉइंट के चश्मे से अगर हम अशोका को देखने की कोशिश करेंगे, तब ये हो जाएगा कि अनएक्सप्लोर्ड अशोका विल ट्राई टू एक्सप्लोर, विल एक्सप्लोर अनएक्सप्लोर अशोका द ग्रेट बाय दीज 10 पॉइंट सहकारियों। और इसी के साथ अंत में मैं आप लोगों को और एक बार आह्वान मेरा दोहराना चाहूंगा कि अगर हम ये फुले आंबेडकरी मूवमेंट चलाना चाहते हैं समाज निर्माण के लिए, तो हमें हर एक को हर रोज 1 घंटा खुद को समझने में भी और दूसरों को समझाने के लिए 1 घंटा देना है, और वीकली कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 से 8 घंटा केडर कैंप हर संडे हम जहां लोकेलिटी में जहां ले सकते हैं वहां लेना है। और सहकारियों, तब जाके हम ये वेल स्टेट बनाने में कामयाब होंगे सहकारियों, और तब जाके हम अशोक रहित यानी कि दुख रहित वो राज निर्माण करेंगे, वो समाज बनाने में कामयाब होंगे। और इसीलिए हम कहते हैं हम अशोका का राज आएगा और हमें सबको भयमुक्त बनाएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।